ऑल ऑफ स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। मैं विनय ऑनलाइन क्लासेस जोमनेर जनरल साइंस बाय एचएल सर आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और जो आपको समस्या आ रही है लॉकडाउन की वजह से दोस्तों, आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है दोस्तों, तो दोस्तों आप अपने एग्जाम की तैयारी करने का दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा समय मिला है दोस्तों, क्योंकि आपको इस लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई को और मजबूत करना है और जो आपका जो एग्जाम है उसमें आपको सफल होना है दोस्तों। इस महामारी की वजह से आपको अव्यवस्थाएं हो रही है, तो दोस्तों आपको इस तैयारी को मजबूत करना है। इसी आपकी परीक्षा हो रही है, इसी समय में आपको मजबूत बनना है और अपना जो एग्जाम है, चाहे राजस्थान लेवल का है चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, आपको दोस्तों जो एग्जाम है वो निश्चित समय में होगा, जरूर होगा दोस्तों, लेकिन इस महामारी के कुछ समय बाद में होगा। तो दोस्तों अपनी तैयारी को जारी रखें दोस्तों। अब मैं जो आपको पहला वीडियो जो मैंने आपको बताया जो टॉपिक था, उस टॉपिक में मैंने आपको विज्ञान का सामान्य परिचय बताया था दोस्तों। आज अगला टॉपिक लेके आया हूं मैं रक्त। दूसरा टॉपिक है रक्त, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड। तो मैं अब टॉपिक को अपना स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों। तो अब अपन बात करते हैं टॉपिक की। तो दोस्तों आप जो मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूं दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर करें और अपने दोस्तों को बताएं। तो और इसको आप कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स भी दे सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों मैं अब अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो आज का टॉपिक है रक्त या ब्लड है। तो बात करते हैं पहला टॉपिक। यह एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। अगर बात करते हैं अपना ब्लड कैसा होता है दोस्तों, लाल रंग का होता है। कैसा होता है ब्लड? लाल रंग। ये लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? आयरन। कौन सा तत्व होता है? आयरन। तो दोस्तों जो अपना ब्लड का जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है। लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? आयरन। तो दोस्तों देखो, तरल संयोजी उत्तक, तरल का मतलब होता है बहने वाला, संयोजी का मतलब होता है जोड़ने वाला, उत्तक का मतलब होता है कोशिकाओं का समूह। तो संयोजी का मतलब होता है कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब होता है कि अपने एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में अपने रक्त को पहुंचाने का काम कौन करता है? संयोजी। तो इसको तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और हल्का सा कैसा होता है ब्लड अपना? सारी होता है। स्वाद में कैसा होता है? नमकीन जैसा होता है, थोड़ा सा चटपटा होता है। तो दोस्तों सारी क्या होता है? सारी और अम्लीय क्या होता है? सारी की अगर बात करें, क्योंकि इसका पीएच मान 7.4 है, तो अपना एक पीएच स्केल होता है दोस्तों। क्या होता है? पीएच स्केल। जो पीएच स्केल होता है वो 1 से लेके 14 तक होता है। बीच में क्या होता है? उदासीन होता है। 1 से 7 के बीच में जो होता है वो अम्लीय होता है, और 7 से ऊपर जो होता है वो क्या होता है? सारी होता है। और बीच का 7 क्या होता है? उदासीन होता है। तो दोस्तों अगर बात करें तो ये अपना हल्का सा सारी है। और अगर बात करें हल्का सा सारी है, रक्त का पीएच मान। और बात करते हैं अगला अगला पॉइंट, रक्त कैसा विलयन है? बफर विलयन। रक्त कैसा विलयन है? बफर विलयन। देखो दोस्तों बफर विलयन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पीएच के मान में परिवर्तन कभी भी नहीं होता है, इसलिए इसको बफर विलयन बोलते हैं। जो ब्लड का जो पीएच मान है वो निश्चित है, वो विलयन। बफर विलयन का अर्थ ये होता है वह विलयन जो पीएच के परिवर्तन का क्या करे? विरोध करे। वह विलयन जो पीएच के परिवर्तन का विरोध करे। आप कितनी भी अम्लीय चीजें आप ले सकते हो, जैसे आप नींबू, संतरा, मौसमी जूस पी सकते हो, आप सोडा ले सकते हो, लेकिन आपके पीएच में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं बफर विलयन बोलते हैं। तो सामान्य अगला पॉइंट है, सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। एक सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। और शरीर के बाहर का कितना परसेंट होता है? 7 से
8% होता है, क्योंकि अपना जो ब्लड होता है अपने शरीर में परसेंटेज में अगर आपको पूछे हुए ब्लड की मात्रा कितनी है शरीर में, तो 7 से 8% बताना है दोस्तों। और अगर आप बात करें और बाकी का, अपने शरीर में जल की मात्रा 65 से 70% के बीच में होती है, लेकिन एडजेक्ट होती है जल की मात्रा 67% होती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की दोस्तों। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 80 ml पर केजी शरीर का वजन होता है। अगर 1 केजी का व्यक्ति होगा तो उसमें ब्लड कितना होगा, 80 ml होगा। जैसे दोस्तों मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ आपको, जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति है, जैसे मान लो कोई 70 केजी का व्यक्ति है, वो स्वस्थ होता है, 70 से 72 केजी अपना वेट होना चाहिए। और अगर बात करें और उसमें कितना ml ब्लड होता है प्रति केजी में, 1 केजी में 80 ml ब्लड होता है, तो इसको अपन गुणा करेंगे तो कितना आया दोस्तों, यहाँ 5600 ml। कितना आता है, 5600 ml। तो व्यक्ति में जो भी है ब्लड की मात्रा 5600 ml होती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं 5 से 6 लीटर होता है अपने बॉडी के अंदर रक्त होता है। तो दोस्तों अगर बात करें 5.5 फीट का व्यक्ति होता है और 70 से 72 केजी का होना चाहिए, तब जाके 5600 ml रक्त की मात्रा आती है। दोस्तों अगला पॉइंट अपना है, वयस्क अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, लाल अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, लाल अस्थिमज्जा। ये लाल अस्थिमज्जा को इंग्लिश में बोलते हैं रेड बोन मेरो। रेड बोन मेरो, देखो दोस्तों ये रेड बोन मेरो जो हड्डी होती है, ये अस्थिमज्जा होती है, ये कहाँ पाई जाती है, ये जांघ की फीमर हड्डी में पाई जाती है। ऐसी अपनी जांघ की फीमर हड्डी होती है, ऐसी संरचना होती है उसकी, और उसके अंदर ये हड्डी होती है, ये हड्डी होती है, और हड्डी वाला जो भाग है इसके बीच में खोखला भाग होता है। कौन सा भाग होता है, खोखला भाग होता है। इसी में खोखला भाग होता है, उसी को अपन बोलते हैं लाल अस्थिमज्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लाल अस्थिमज्जा। तो अगर बात करें मनुष्य में रक्त का निर्माण होता है, कहाँ होता है, लाल अस्थिमज्जा में होता है। तो ब्लड बनना स्टार्ट होता है यहाँ से। अब दोस्तों अगला पॉइंट है, भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, यकृत में होता है। यकृत में होता है क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में पड़ रहा है, माँ के गर्भ में पड़ रहा है, तो बच्चे के लाल अस्थिमज्जा नहीं बनती है, तो उसको रक्त कहाँ से मिलेगा, यकृत से मिलेगा उसको। और ये कुछ रक्त, इससे 80% रक्त तो आपको यकृत से मिलेगा, और बाकी का पीलिया और पसलियों से कितना परसेंट मिलेगा, 20% रक्त मिलेगा आपको। अब दोस्तों अगला पॉइंट ये है, शरीर में रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस का मतलब होता है बनना, तो रक्त का निर्माण होना। रक्त का अगर शरीर में निर्माण हो रहा है तो उस प्रक्रिया को हम हीमोपोइसिस कहलाती है। दूसरा ये पॉइंट है अपना अगला पॉइंट, रक्त में आरबीसी टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, हीमोलाइसिस कहलाती है। लाइसिस का मतलब टूटना, हिम यानी रक्त होता है, तो रक्त में आरबीसी टूटने की प्रक्रिया, उसी को अपन बोलते हैं हीमोलाइसिस कहलाती है। उसके बाद में अगर बात करें, एक व्यक्ति में एक यूनिट में कितना ब्लड होता है, 350 ml ब्लड होता है। ये भारत का सैंपल है, किसका है, भारत में 1 यूनिट ब्लड में कितना ml होता है, 350 ml होता है। लेकिन अमेरिका में 1 यूनिट में कितना ब्लड होता है, 450 ml होता है। तो ये जो बेसिक चीजें दोस्तों मैंने आपको बताई है, जो भी हैं, अब अपन आगे नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये सामान्य बातें थी रक्त के बारे में, तो अपन आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अब आगे की बात करेंगे, तो अपना जो भी टॉपिक है अपन आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, रक्त की संरचना। अगला पॉइंट अपना है रक्त की संरचना। रक्त की संरचना, ब्लड स्ट्रक्चर, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। 2 भागों में रक्त की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला होता है प्लाज्मा, और दूसरी होती है रक्त कणिकाएं। रक्त
कणिकाएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड कार्पुस्कल्स। और प्लाज्मा होता है एक तरल पदार्थ है और हल्का सा कैसा है, पीला होता है, ये हल्का सा पीला। ठीक है दोस्तों, देखो अगर बात करें, ये रक्त होता है, रक्त का जो ऊपर का भाग होता है वो प्लाज्मा का होता है और नीचे जो होती है वो क्या होती है, रक्त कणिकाएं होती है। तो दोस्तों अब प्लाज्मा कितना परसेंट होता है कुल रक्त का? प्लाज्मा कुल रक्त का 55% होता है। कितना होता है? 55% होता है। और ये रक्त कणिकाएं कितनी होती है? कुल रक्त की 45% होती है। तो टोटल 100% हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं आगे नेक्स्ट। प्लाज्मा में निम्नलिखित पदार्थ पाए जाते हैं। निम्नलिखित पदार्थ पाए जाते हैं। जो निम्नलिखित पदार्थ होते हैं प्लाज्मा के अंदर, पहला होता है जल। जल की अगर बात करें तो आप 90 से 92% बता सकते हैं। दूसरी होती है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन होती है, ये 7% होती है। और अकार्बनिक आयन, अकार्बनिक आयन की बात करें तो ये 2% होते हैं। चौथा अतिरिक्त, अतिरिक्त में अगर बात करें, अतिरिक्त 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 की अगर बात करें तो 1% होती है। टोटल कितना परसेंट हो गया? 100% हो गया। तो जल की मात्रा 90 से 92% होती है। प्लाज्मा प्रोटीन कितनी होती है? 7% होती है। अकार्बनिक आयन कितने परसेंट होते हैं? 2%। और अतिरिक्त कितना होता है? 1% होता है। और प्लाज्मा प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली होती है, पहली की बात करते हैं तो अपन पहली प्रोटीन है ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स। दूसरी प्रोटीन एल्बुमिन। तीसरी प्रोटीन फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन। तो दोस्तों ग्लोबुलिन्स प्रोटीन का उपयोग किसमें करते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र में, प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में या रोग प्रतिरोधक क्षमता के निर्माण में। और एल्बुमिन का बीपी के नियंत्रण में किया जाता है। बीपी के नियंत्रण में। और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का उपयोग रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में। तो दोस्तों ये 3 प्रोटीन होती है। पहली होती है ग्लोबुलिन्स, प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में या रोग प्रतिरोधक क्षमता के निर्माण में होता है इसका उपयोग। एल्बुमिन का उपयोग बीपी के नियंत्रण में होता है, ब्लड प्रेशर, बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर के निर्माण में होता है। और फाइब्रिनोजन का उपयोग रक्त का थक्का बनाने में होता है।